दोस्तों, इस साल रिलीज हुई एक ऐसी मूवी के बारे में बताने वाली हूँ जो हॉरर मिस्ट्री पर आधारित एक कोरियन मूवी है। जब आज से बहुत साल पहले पूर्वजों ने जमीन को लेकर एक जंग छेड़ा था, उसी जंग के चलते उन्होंने एक शैतान को बनाकर जमीन के अंदर दफना दिया था, जो आज भी उस जमीन पर कब्जा करके बैठा है। कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम वारेम है। वारेम इस दुनिया में रहकर भी आत्माओं से बात कर सकती है। वारेम का एक असिस्टेंट है जिसका नाम बोंगिल है। एक अमीर फैमिली ने वारेम और बोंगिल को कोरिया से अमेरिका के एक हॉस्पिटल में बुलाया था अपने बच्चे के इलाज के लिए। वारेम को वहां आने के बाद पता चलता है कि वह बच्चा जन्म से ही रो रहा है। उसको शांत कराने के लिए दवाइयां दी जाती है। वहाँ के सभी डॉक्टर जांच कर चुके हैं, लेकिन बीमारी के बारे में कुछ पता नहीं चला है। वारेम उस बच्चे को जांच करती है और उस बच्चे के माँ को बताती है कि आपके परिवार में इस तरह की बीमारी इनके पिता या इनके दादा को है। बच्चे की माँ यह बात सुनकर चौंक जाती है, क्योंकि उनके दादा को भी इसी तरह की बीमारी है। पहले तो बच्चे की माँ को इस तरह की बातों पर विश्वास नहीं था, लेकिन वारेम की बात सुनकर उसे विश्वास होने लगता है और दोनों को बच्चे के पिता से मिलने भेज देती है। वारेम बच्चे के पिता मिस्टर बागजी को बताती है कि दुनिया दिन के उजाले में कितनी खूबसूरत है, लेकिन इसका एक दूसरा हिस्सा भी है जो बहुत खौफनाक है, जिसे लोग शायद मानते ही नहीं हैं, जैसे भूत, प्रेत, पिशाच, शैतान। ये ज्यादातर अंधेरे में ही छुपे रहते हैं। कभी कभी ये दिन के उजाले में आते हैं तो लोग उसे याद करते हैं। वो अपने आप को विज्ञान और अंधविश्वास के बीच बताती है। आगे मिस्टर बागजी बताते हैं कि उनके भाई ने मेंटल हॉस्पिटल में सुसाइड कर लिया था, तभी से उन्हें अजीब अजीब सपने और चीखें सुनाई देती है। आगे वारेम बताती है कि उसे यहाँ पर एक साय का एहसास हुआ है। हो सकता है वह आपके दादाजी हो। पूर्वज किसी चीज के लिए नाराज होते हैं तो वो अपने परिवार वालों को परेशान करते हैं। इसके लिए आपको अपने दादाजी को जलाना पड़ेगा या तो दूसरी जगह दफनाना पड़ेगा। वारेम आगे बताती है वो ये काम अकेले नहीं कर पाएंगी, उसके लिए उन्हें एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी। दूसरी तरफ हम किम जोंग को देखते हैं जो अपने ही साथी योंगगेन के साथ एक कब्र निकाल रहा है। ये कब्र एक अमीर परिवार के पूर्वज का होता है, जिसकी आत्मा अपने ही परिवार के लोगों को सता रही है। कंकाल निकालने के बाद पता चलता है कि उसका एक दांत नहीं है। वह दांत उसके पोते ने अपनी दादी के याद में रखा था। आगे किम जोंग बताते हैं कि दांत को रखकर दोबारा उसी जगह दफनाने से वह परिवार के किसी भी सदस्य को नहीं सताएंगी। किम जोंग लाश दफनाने के लिए दिशा और अच्छी जमीन दिलवाते हैं। किम जोंग का प्रकृति के बारे में यह मानना था कि जो भी जीव जमीन से जुड़ा है, आखिर में उसे जमीन में ही मिल जाना है। किम जोंग वास्तुशास्त्र को मानता था। वह एक भूवैज्ञानिक भी था। आगे देखते हैं कि किम जोंग और योंगगेन खाना खाते हुए वास्तुशास्त्र के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी वारेम और बोंगिल उनसे मिलने आते हैं और उस परिवार के बारे में बताती है कि वो परिवार कोरिया के शाही परिवार में से एक है, लेकिन उनकी फैमिली यूएस में है। उनके परिवार पर एक श्राप है जो पहले बच्चे पीढ़ी दर पीढ़ी भुगत रहे हैं, और बोलती है उसको इस काम के लिए मोटी रकम मिलेगी। तो किम जोंग भी मान जाता है। दूसरी तरफ मिस्टर बागजी को दिखाया जाता है जिसकी आंटी कब्र खोदने से मना कर रही थी, क्योंकि वो कब्र हजारों साल पुराना था। लेकिन मिस्टर बागजी अपने बच्चे के बारे में सोचकर कब्र खोदने के लिए हाँ कर देता है। फिर आगे देखते हैं कि किम जोंग को मिस्टर बागजी उस जगह का लोकेशन बताते हैं और ये भी कहते हैं कि कब्र खोदने के तुरंत बाद उसे जला दे। उसके बाद वो सभी लोग पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं। वह जगह कुछ अजीब सी थी। वहाँ पर बहुत सारे भेड़िए घूम रहे थे और एक डरावना वृक्ष भी था। आगे उस कब्र को दिखाया जाता है जिसमें नाम नहीं लिखा था। आगे किम जोंग वहाँ के मिट्टी को चेक करते हैं और किम जोंग कब्र खोदने के लिए मना कर देते हैं। वो बताते हैं कि वो जगह मनहूस है। किम सांग ये भी बताते हैं कि कब्र के पास लोमड़ियों का घूमना बुरा संकेत माना जाता है और वो सभी वापस आ
जाते हैं, लेकिन मिस्टर बागजिल अपने बच्चे का फोटो दिखाकर बताते हैं कि उनकी वाइफ का 2 बार मिसकैरेज हुआ था, इस बच्चे को बचा लीजिए करके रिक्वेस्ट करते हैं। आगे वारेम बोलती है कि कब्र दूसरी जगह रखते वक्त धार्मिक क्रिया कर सकते हैं और फिर किम सांग मान जाते हैं। आगे फिर सभी लोग उसी जगह पे पहुंच जाते हैं। कब्र खोदने से पहले उस पर 5 सुअर का बलि दिया जाता है, धार्मिक क्रिया की जाती है और कब्र को 5 ऐसे लोग खोदते हैं जिन्हें सर्पदोष हो। काफिन को बाहर निकाला जाता है, तभी एक व्यक्ति के पैर के नीचे सर्प आ जाता है जिसे वो व्यक्ति अपने फावड़े से मार देता है। आगे हम देखते हैं कि अचानक बारिश होने लगता है। फिर किम सांग बताते हैं कि बारिश में हम अंतिम संस्कार नहीं कर सकते, इससे आत्मा को शांति नहीं मिलती। वह बारिश रुकने तक काफिन को हॉस्पिटल के मुर्दा घर में रखवा देते हैं, लेकिन अभी भी उनकी बेटी काफिन को जलाने से मना कर रही थी। वो चाहती थी कि उनके पूर्वज जहाँ दफनाए गए थे वही उनको भी दफना दिया जाए। आगे हम देखते हैं कि उसी पहाड़ी के नीचे एक मंदिर था जिसमें एक बूढ़ा व्यक्ति है जिससे मिलने किम सॉन्ग आए थे। वह उस पहाड़ी के बारे में जानना चाहते थे। वह बूढ़ा व्यक्ति उस पहाड़ी के बारे में बताता है कि वहाँ पे जो काफिन दफनाया गया है उसे कई सारे लुटेरे लूटने आते हैं, लेकिन वो कब्र किसी को नहीं मिलता। वो उसको एक काफी पुरानी तस्वीर और औजार दिखाते हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मुर्दा घर का सिक्योरिटी उस काफिन को खोल देता है, तभी पीछे से वारेम और बोनगिल आ जाते हैं। काफिन खुलते ही वारेम से होकर कुछ चीज गुजरती है जिससे वारेम बेहोश हो जाती है। आगे उसको हॉस्पिटल में दिखाया जाता है, उनके साथी उनसे मिलने आते हैं। दूसरी तरफ बागजिल के दादा को दिखाते हैं जो खिड़की के तरफ बैठे थे। अचानक वो पापा करके बोलने लगते हैं और खिड़की खोल देते हैं। खिड़की खोलते ही हवा के साथ एक साया अंदर आता है और मेरा बेटा बोलकर उसका गला दबाकर मार देता है। वह साया उसकी आंटी का भी गला दबाकर मार देता है। दूसरी तरफ वारेम को दिखाया जाता है, वह सोल आई थी। वो उसी दादाजी के आत्मा को बुलाने के लिए धार्मिक क्रिया कर रही थी और किम सांग को बागजिल की सुरक्षा के लिए वहां भेज देती हैं। आगे उनके दादाजी की आत्मा बोंगिल के ऊपर आ जाता है। वारेम उस आत्मा से पूछती हैं कि वह यहाँ क्यों आए हैं। फिर वो बताता है कि वो अपने सारे बच्चों को अपने साथ ले जाएगा और बोंगिल के शरीर से निकलकर वो आत्मा बागजिल की तरफ बढ़ जाता है। बागजिल के पास एक कॉल आता है कि उनके दादाजी का काफिन खोल दिया गया है। यह कॉल किम सांग का था, लेकिन दरवाजे से भी किम सांग का आवाज आता है। इधर फोन से भी आवाज आता है कि दरवाजा नहीं खोलना, खिड़की के पास आओ और खिड़की खोलो। बागजिल बहुत डर जाता है और खिड़की खोल देता है। जैसे ही खिड़की खोलता है एक साया अंदर आता है। इधर किम सांग जैसे ही कमरे के अंदर आते हैं वो बागजिल को देखते हैं कि वो एक जनरल की तरह बोल रहा था और उसके सामने में ही उसका गला पीछे की तरफ घूमता है और 2 देशों की बंटवारा बोलकर चेयर से टकरा गिरता है। बागजिल को तुरंत हॉस्पिटल लाया जाता है, लेकिन उसे नहीं बचा पाते। फिर देर न करते किम सांग उनकी दादी को कॉल करके बताते हैं कि वो काली साया उस बच्चे की ओर बढ़ रहा है और उसे नष्ट करने के लिए तुरंत काफिन को जलाना होगा। इसके लिए उनसे परमिशन मांगते हैं। दूसरी तरफ उस बच्चे को दिखाया जाता है जिससे वो काली साया मारने ही वाला था कि उस काफिन को जला देते हैं, जिससे वो आत्मा नष्ट हो जाता है। फिर आगे किम सांग को दिखाया जाता है जो उसी आदमी से मिलने आया था जो कब्र खोदते समय एक सर्प को मारा था। उसकी हालत बहुत खराब थी, आँख से खून के आंसू बह रहे थे। वह बहुत डरा हुआ था। किम सांग को ये सब ठीक नहीं लग रहा था और वह दोबारा उसी पहाड़ी पर पहुंच जाता है और वो कब्र को दोबारा खोदने लगते हैं और उसे वो सर्प दिखता है जिसका सर एक औरत का था। ये सब देखकर किम सांग उस जगह को और खोदने लगते हैं। तभी उसे एक बहुत बड़ी सीधी खड़ी काफिन मिलता है। वो तुरंत अपने दोस्तों को बुला लेते हैं और उस काफिन को बाहर निकालते
हैं। वो काफिन बहुत बड़ा था, वो किसी इंसान का नहीं लग रहा था। उसके चारों ओर लोहे का तार लगा था। ये सब देखकर बागजिल के परिवार को सूचित करते हैं और काफी रात होने के कारण पहाड़ी के नीचे उसी बूढ़े व्यक्ति के यहाँ काफिन के साथ रुक जाते हैं और काफिन को सुरक्षित जगह रख कर उसके आसपास चावल और अश्व का खून बिछा देते हैं। तभी बागजिल के परिवार वाले आते हैं। किम जांग उस काफिन के बारे में पूछते हैं, लेकिन उन लोगों को काफिन के बारे में कुछ पता नहीं। फिर भी काफिन को दूसरी जगह दफनाने के लिए उन्हें पैसे देती हैं और किम जांग मान जाते हैं। काफी रात होने के कारण वो खाना खाकर सो जाते हैं। सोने के बाद बोंगिल बहुत डरावना सपना देखता है। वो उसी बूढ़े व्यक्ति को देखता है जो उससे मदद मांग रहा है और बोंगिल अपने इष्ट देव को याद कर उठ जाता है और बाहर चेक करने निकलता है जहाँ काफिन रखा था। वह का ताला चेक करता है, तभी उसे सुअर के चीखें सुनाई देते हैं। जब बोंगिल वहां जाकर देखता है तो बहुत सारे सुअर मरे पड़े थे और एक बहुत बड़ा आदमी एक दूसरे व्यक्ति को खा रहा था। ये सब देखकर बोंगिल दौड़कर वारेम को जगाता है। वारेम सोते सोते अपनी दादी से बात कर रही थी। उनकी दादी भी अपने जमाने की सामिन थी और दोनों उस जगह के ताले को खोलते हैं और देखते हैं कि काफिन खुला हुआ है और छत टूटा हुआ था। आगे वारेम बोंगिल को बोलकर सभी को जगाने बोलती है और काफिन को देखने लगती है। उसी समय काफिन से निकला हुआ शैतान आ जाता है जो बहुत बड़ा है। वह आधा इंसान और आधा जानवर है। वह आवाज देता है कि यहाँ कोई इंसान है। इतने में वारेम बोलती है कि मैं इंसान नहीं, आपकी गुलाम हूँ। फिर शैतान खाना मांगता है। वारेम के पास खाना नहीं था तो वो शैतान उस पर हमला करता है। उसी समय बोंगिल आ जाता है और शैतान के ऊपर तलवार गोद देता है, लेकिन उस शैतान को कुछ नहीं होता। वो बोंगिल पर वार करके जमीन पर गिरा देता है। तभी मुर्गे की आवाज आती है और वह शैतान आग के गोले की तरह उड़ जाता है और बोंगिल को जल्दी से हॉस्पिटल ले जाते हैं। दूसरी तरफ हमें किम जांग को दिखाया जाता है जिसे बहुत अफसोस है क्योंकि काफिन को उसी ने ढूंढा था। फिर आगे किम जांग उस शैतान के बारे में जानने के लिए उसी बूढ़े व्यक्ति के घर चला जाता है। वह जाकर उसे पता चलता है कि वह एक ताकतवर सैनिक था जो बहुत पुराने समय में पूर्वजों ने काला जादू करके इंसान के शरीर और जानवर के शरीर को मिलाकर बनाया गया था। वह शैतान जमीन के अंदर आयरन रॉड का रक्षा कर रहा है। इधर बोंगिल को उस शैतान ने अपना गुलाम बना लिया था। बोंगिल को ठीक करने के लिए उसे मारना जरूरी था, लेकिन वारेन बताती है कि वह एक जापानी शैतान है तो उसे मिटा तो नहीं सकते, लेकिन उसका ध्यान भटका सकते हैं और वहाँ से आयरन रॉड को बाहर निकालकर बोंगिल को बचा सकते हैं। वारेन ये भी बताती है कि जहाँ पर बुद्धिस्ट मंत्र लिखा होगा वहाँ ये शैतान वार नहीं करेगा, क्योंकि बोंगिल के शरीर में जहाँ पर बुद्धिस्ट मंत्र लिखा है वहाँ पर शैतान ने वार नहीं किया था और तीनों अपने शरीर में बुद्धिस्ट मंत्र लिखाकर उसी पहाड़ी में चले जाते हैं। शैतान का ध्यान भटकाने के लिए तीनों ने प्लान बना रखा है। उस पहाड़ में एक सूखा पेड़ है जिसके चारों तरफ सूखे घास फैला दिए हैं और कब्र से लेकर पेड़ तक मछलियां फैला दिए हैं। दूसरी तरफ बोंगिल को बचाने के लिए मंत्र पढ़े जा रहे हैं। आधी रात होने के बाद वो शैतान जाग जाता है। वारेम उसको देखकर जल्दी से उस पेड़ में आग लगा देती है। शैतान मछली को खाते खाते उस पेड़ के पास पहुंच जाता है। दूसरी तरफ किम जांग और योंगेन आयरन रॉड को ढूंढने के लिए कब्र को खोदने लगते हैं। दूसरी तरफ शैतान का ध्यान भटकाने के लिए वारेम उसे बोलती है कि ये जमीन उसका है। जमीन को लेकर वारेम और शैतान के बीच बहस होती है। दूसरी तरफ किम जांग को काफी खुदाई के बाद भी आयरन रॉड नहीं मिलता। इधर शैतान को पता चल जाता है कि यह कोई देवता नहीं इंसान है। वो
वारेम को मारने ही वाला था कि उसकी दादी पीछे से आकर बचा लेती है। फिर वारेम किम जांग और योंगेन के पास जाती है और आयरन रॉड के बारे में पूछती है और किम जांग अभी भी आयरन रॉड ढूंढ रहे हैं। तभी आसमान से आग के गोले में वो शैतान आता है और किम जांग पर हमला कर देता है। उसे बचाने के लिए शैतान पर अश्व का खून डाल देते हैं और वह शैतान कुछ देर के लिए ही जलता है। फिर वह शैतान वारेम और योंगेन पर हमला कर देता है। इतने में किम जांग को पता चल जाता है कि आयरन रॉड शैतान के अंदर है। बहुत साल पहले पूर्वजों ने आयरन रॉड को शरीर के अंदर छिपाया था। फिर किम जांग शैतान को मारने के लिए एक लकड़ी को अपने खून से गीला करता है और 2-3 बार वार करके मार देता है। इस तरह शैतान का अंत हो जाता है। आगे किम जांग को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जो अभी काफी ठीक है और कुछ दिन बाद सभी अपने कामों में वापस लौट जाते हैं और किम जांग की बेटी की शादी को दिखाया जाता है जिसमें सभी लोग काफी खुश थे। इसी तरह की कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।